1750 के आसपास इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी कहना हिस्टोरिकली सही नहीं होगा। मुगल एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया पॉलिटिकली खाली हो गया था। मराठा पावर स्ट्रांग थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद और दूसरे रीजनल स्टेट अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में कमर्शियली एक्टिव थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनिशियली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यानी इसका ओरिजिनल पर्पस इंडिया को गवर्न करना नहीं बल्कि ट्रेड करना था। लेकिन 18th सेंचुरी में एक इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री पावर चाहिए थी। मिलिट्री पावर को मेंटेन करने के लिए रिवेन्यू चाहिए था। रिवेन्यू के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए था। और धीरे धीरे ट्रेड, मिलिट्री पावर, रिवेन्यू, पॉलिटिकल पावर, ये एक साइकिल सा चलने लगा। यही वो प्रोसेस था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से टेरिटोरियल पॉलिटिकल पावर बनने लगी। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी को अक्सर एक सिंपल मिलिट्री विक्ट्री के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इसके पीछे बंगाल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के अपोनेंट के साथ अलायंसेस और राजनीतिक फेरबदल किया। प्लासी के बाद कंपनी का बंगाल की पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस ड्रामेटिकली बढ़ गया। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट्स मिले। दीवानी का सिंपल मीनिंग है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। ये बहुत बड़ा चेंज था। अब कंपनी इंडिया में माल बेचने खरीदने वाली ऑर्गेनाइजेशन भर नहीं थी, उसके पास टेरिटरी से रेवेन्यू कलेक्ट करने का मैकेनिज्म था और इसी रेवेन्यू ने उसकी मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्सपेंशन को सपोर्ट किया। इसलिए ब्रिटिश रूल को समझने के लिए सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियर थी कहना इनकम्प्लीट है। मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट थी, लेकिन पॉलिटिकल अलायंसेस, रिवेन्यू सिस्टम्स और भारतीय राजनीति में बिखराव भी इक्वली इंपॉर्टेंट था।